बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, हम भी दरिया हैं, हमें मालूम है अपने हुनर का, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारे किसान भाइयों की जब हौसला बुलंद होती है तो एक दिन वे सफल किसान बन के दिखा देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलामू जिला के मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, रांची जिला में गौपालकों को 1 दिवसीय स्थल प्रशिक्षण देने की है योजना, और खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा संयोग। अब समाचार विस्तार से। पलामू जिला के मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मछली बीज उत्पादन के लिए नए मत्स्य हैचरी की स्थापना, ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग इकाई, मछली कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट का निर्माण या आधुनिकीकरण, रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, मछली बिक्री के लिए ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, आइस युक्त मोटरसाइकिल जैसे संसाधन अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें ST/SC लाभुक को 60% और अन्य कोटि के लाभुक को 40% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए पलामू जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रांची जिला में ग्राम और पंचायत स्तर पर दूध उत्पादकों और गौपालकों को 1 दिवसीय स्थल प्रशिक्षण देने की योजना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि गौपालक साक्षर हों और उनकी उम्र न्यूनतम 18 और अधिकतम 55 हो। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय धुरबा रांची में आवेदन दे सकते हैं। अभी ठंड और बीच बीच में बारिश होने के कारण सब्जी फसलों में माहो और लाही कीट लगते हैं। किसान भाइयों, माहो कीट के रोकथाम के लिए चिपचिपा येलो ट्रैप लगाएं, जबकि लाही कीट के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा का छिड़काव करें। किसान भाई अभी के समय में जो किसान भाई सब्जी लगाए हुए हैं खास करके, और उनके चूँकि मौसम ठंडा पड़ रहा है, कभी बादल आ जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में उनकी सब्जियों के ऊपर माहू का प्रकोप होना निश्चित है। तो इस परिस्थितियों में किसान भाई जहाँ अपने जितने सब्जी के खेत लगाए हुए हैं खास करके, तो वहाँ पर आप पीला प्रपंच जरूर लगाएं, पीला चिपचिपा प्रपंच। इससे क्या होगा कि शुरू में जो माहू आते हैं उसी में चपक करके वो मर जाएंगे और मूल फसल पर ना जा करके जहाँ अपनी संख्या वृद्धि करते हैं उससे बचाव हो जाएगा। अगर किसान भाइयों को माहू जो है लाही कीड़ा अगर आपको दिख रहा है सब्जियों में, तो नीम से निर्मित दवा एजाडिक्टिन जो है उसकी 500 ppm की जो मात्रा होती है उसको 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिला करके उसमें चिपचिपा पदार्थ टिपॉल जो होता है मिला करके आप छिड़काव करें, उससे काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा और माहू का नियंत्रण हो जाएगा। लत्तेदार सब्जी फसल खीरा की गर्मा खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। किसान भाई खीरा की ग्रीष्मकालीन खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग या बालम खीरा लगाएं। खीरा की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। इनमें कतारों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग या बालम खीरा लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य में गर्मा धान की खेती होती है। धान की खेती के लिए पहली जोताई करना हो तो राज्य के किसान मोल्ड बोर्ड हल का उपयोग करेंगे। इससे आप अपने खेत की गहरी जोताई कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में बरूथी कीटों की रोकथाम कैसे करें। मिर्च फसल में बरूथी कीट के प्रकोप से उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, आप अपने मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के लिए बर्टीमेक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि बकरी पालन करते हैं। बकरी पालन करने के लिए हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वे बकरियों को समय समय पर टीकाकरण कराते रहें। टीकाकरण कराने से हमारे जो बकरी पालन किसान भाई हैं वे निश्चिंत हो जाते हैं कि बकरियों को कोई बीमारी नहीं होगी। बकरी नस्ल सुधार करने के लिए और टीकाकरण करने के लिए हमारे किसान भाई कौन कौन सी विधि अपनाएं, कैसे इसकी जानकारी ले, जानने के लिए आइए सीधे हम रुख करते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आप पशुपालन करते हैं, देसी नस्ल के पशुओं का भी पालन करते हैं और जो उन्नत नस्ल है उसका भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पशुपालन में कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, टीकाकरण से संबंधित, चाहे आहार से संबंधित या नस्लों से संबंधित भी। तो आज हम वैसे छोटे किसानों के लिए बात करेंगे जिन्होंने बकरी पालन किया हुआ है, लेकिन कैसे वो अपने जो बकरी है उसके नस्ल को सुधार सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं और स्वस्थ बकरियों का पालन कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे और इन बातों में बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि जो छोटे पशुपालक हैं या कहेंगे जो बकरी पालन करते हैं उनके लिए, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो देसी बकरियों का पालन करते हैं, अगर वो चाहें कि अपनी बकरियों को उन्नत करें, अपग्रेड करें, तो क्या माध्यम हो सकता है और क्या किसी तरह की योजना भी है? जी किसान भाई, अभी जैसे खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन की बात करें तो झारखंड जैसे प्रदेशों के लिए ये बकरियां जो हैं उनके जो आय वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। हालांकि पहले इसको एक व्यवसायीकरण के रूप में किसान नहीं लेते थे, पर अभी के समय पे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं और उस व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, कई बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देख रेख पर या बीमारी से बचाव के लिए प्रजनन की व्यवस्था, तो इन सबों में प्रजनन की व्यवस्था अगर कहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको अगर उचित ढंग से प्रबंधन करें हम, तो हमारे जो देसी नस्ल की बकरियां हैं या जो संकर नस्ल की बकरियां हैं, दोनों से ही हम एक काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो जो देसी नस्ल की जिसको हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या होता है ना कि सब प्रदेशों में अलग अलग ढंग की जो प्रदेशों के जलवायु, वहाँ के जो टोपोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार कई नस्लें विकसित होती हैं। तो किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में जो देसी नस्लें विकसित हुई हैं, उन सबों को आप नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखें, वे बहुत ही लाभकारी होते हैं क्योंकि वहाँ के जलवायु में वो अच्छी तरह से रची बसी रहती हैं। वहाँ के जो साग सब्जी मैंने जो चारा जो फसलें हैं, उन सबों को खाने के लिए वो काफ़ी दिनों से अपने शरीर को ढाले हुए रहते हैं और वो कम खर्चे में आपको अधिक लाभ देते हैं। जैसे झारखंड में हम ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं, तो ये काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर पाली जा सकती हैं। इनके जैसे प्रजनन की बात करें, इनको हम प्रजनन में ध्यान न देने के कारण इनका नस्ल का जो शरीर वृद्धि दर है वो दिनों दिन घटता जा रहा है। तो इसमें आप सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बकरा पर। हम लोग गांव में अभी तक बकरे के प्रजनन के लायक बकरे पर एकदम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ही कुछ बकरे जो बहुत कम उम्र में ही क्रॉस कर जाते हैं, जबकि उस समय पे उनको प्रजनन का उम्र नहीं पहुंचा हुआ रहता है। तो किसान भाइयों, आपके पास में अगर बकरी पालन कर रहे हैं या आसपास में मिला के देखिएगा, 15 से 20 बकरियों के बीच में आपको एक प्रजनन के लायक अच्छा मैंने उसी नस्ल का, अगर ब्लैक बंगाल आप कर रहे हैं तो ब्लैक बंगाल नस्ल का ही एक उन्नत बकरा आपको निश्चित तौर पे रखना चाहिए। और बकरे के चुनाव में आप कोशिश करें कि आपके आसपास में जो बकरी रखे हैं उनके साथ उसका संबंध ना हो, इस तरह के बकरे का चुनाव करें। अगर संभव है तो अपने आसपास के गांव से या दूसरे मोहल्ला से ले, जिससे कि आपके घरों में जो बकरियां हैं उनके साथ कोई उसका जेनेटिकल संबंध, जो अनुवांशिक संबंध है, ये ना रहे, तो ये अच्छा होता है। झारखंड चूँकि जनजातीय बहुल क्षेत्र है, अगर यहाँ सूकर की बात करें तो उसमें भी जो काले सूकर है जी उनकी डिमांड ज़्यादा है जी। बकरियों में भी जो काले बकरियाँ हैं उनका डिमांड ज़्यादा है। तो क्या इसीलिए झारखंड में ब्लैक बंगाल को जो है
प्रमोट किया जा रहा है, या फिर यहाँ की जो जलवायु है, ये जो नस्ल है, इसके लिए उपयोगी है? किसान भाइयों, इसमें दोनों ही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हम लोग कह रहे थे कि ब्लैक बंगाल के 3 रंग हैं, काला, भूरा और सफ़ेद। उसमें ब्लैक जो कलर है ना, काले रंग के कलर हैं, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। साथ साथ क्या रहता है ना कि यहाँ के लोगों में ब्लैक देखने पर लगता है एक देसी के जैसा एक धारणा बनी हुई कि अधिकतर चीज़ें जो हैं हमारे पशुधन से संबंधित, वो सुअर के हों या बकरियों के हों, जुड़ाव महसूस होता है। जी, जुड़ाव महसूस होता है। और उसके मांस में जो जूसीनेस, फाइवनेस या फ्लेवर जो होता है ना, ये दूसरे बकरियों से काफ़ी अच्छा होता है। ये केवल झारखंड की नहीं बात करें, पूरे एशिया में कहें तो इस तरह के रंग वाले जो नस्ल होते हैं, इनका मांस में एक खास स्वाद होता है, सुगंध होता है, जो यहाँ के लोगों में, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो बाजार उपलब्ध कराते हैं, उन लोगों को ये काफ़ी पसंद है। तो चूँकि हम व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, तो बाजार में जिसकी डिमांड है, हमें भी उसी चीज़ के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जब नस्ल सुधार की बात करते हैं, जब किसानों के पास में देसी बकरी अगर है और उसको चाहते हैं कि उन्नत नस्ल के साथ में अपग्रेड करें, तो क्या जो मानक है, या कहें कि क्या एक स्टैंडर्ड पोजीशन जो है वो होना चाहिए किसानों के लिए? और दूसरा है कि बकरियों का चयन किस रूप में करें, किस तरह की बकरियों के साथ में ब्लैक बंगाल को रखें, या क्या वहाँ का माहौल, वातावरण और टीकाकरण सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कैसे करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोग बकरियों का चुनाव कैसे करें, चाहे आप संकर नस्ल की ओर जा रहे हों या देसी में। देसी में जैसे हम लोग ब्लैक बंगाल की बात कर रहे थे, आप व्यवसाय के लिए आप उसी तरह के बकरियों को चुनाव करें जिसमें कि एक बकरी 2 बच्चा देती हैं। और आप जब खरीदने जाएँ तो आकार ज़रूर देखें, क्योंकि हम व्यवसाय के रूप में अपनाने जा रहे हैं। तो छोटी आकार की जो बकरियाँ हैं, उसको शुरू से ही आप प्रजनन के लिए ना रखें, उसको जितना जल्दी हो सके बेच दें। आइडियल वजन क्या होना चाहिए सर प्रजनन के लायक जब हो बकरियां? तो जी, प्रजनन के लायक जैसे हम लोग लेते हैं तो 10 से 12 केजी कम से कम शुरुआत, जो पहला बार जब बकरियां हिट में आती हैं तो उस समय 10 से 12 केजी के आसपास में हो तो ये बहुत अच्छा, आगे जाके एक अच्छा बकरी साबित होती हैं। तो हम ये कह रहे थे कि उन सबों को आप एक चुनिंदा, सबको चुन के आप अलग करें, और चुने हुए बकरे के द्वारा ही अगर आप उसको पाल दिलाती हैं तो आने वाले जो पीढ़ी होगी उसमें देखिएगा कुछ आपके वृद्धि दर में निश्चित तौर पे कुछ बढ़ोतरी पाएंगे। और कुछ किसान भाई जैसे संकर नस्ल की ओर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बाज़ार उपलब्ध है, पर एक देसी हार्ट्स अगर आपसे संभल जाता है तभी आप संकर नस्ल की ओर जाएं, क्योंकि संकर नस्ल के आने के साथ साथ कई तरह की और भी मैनेजमेंटल, मतलब कोई और प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आहार में आपको थोड़ी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बीमारी से बचाव के लिए जो हमारे देसी हार्ट्स हैं, वहाँ के जो लोकल हार्ट्स हैं, उनसे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आप संकर नस्ल की ओर जाना चाहते हैं तो आप ब्लैक बंगाल के साथ में सिरोही, बीटल, बारबरी और जमुनापारी से इसका संकरण आप कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी वांछित लाभ मिल सकती हैं। अब इसकी बाज़ार अगर है उपलब्ध तभी आप इस पर जाएं, नहीं तो ब्लैक बंगाल यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त नस्लों में मानी जाती है। जी, लेकिन जब नस्लों को हम उन्नत करते हैं, चाहे ब्लैक बंगाल हो, सिरोही हो, बीटल हो, इन सब के साथ में, तो क्या उस पर रख रखाव पे भी कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए? और सबसे मुख्य बात है कि यहाँ के ग्रामीण जो किसान हैं टीकाकरण को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, वह कितना ज़रूरी है और साल में कब और कितना कराना चाहिए? जी, रख रखाव में तो किसान भाई जैसे आपको कुछ ये पे देखेंगे तो हम रख रखाव में आवास की प्रबंधन सबसे मुख्य होती है। तो बकरियों का आवास जो है उसको आप सूखा हवादार रखने की किसी भी तरह से आपके पास जो भी संसाधन है उसका समुचित उपयोग करके उनका घर हमेशा नीचे जो फर्श है वो सूखा रहे और हवादार रहे, इसका ध्यान रखें। समय समय पर टीकाकरण, विशेष करके हम कहेंगे PPR जो हमारे यहाँ के एक बहुत ही संक्रमित बीमारी के रूप में आता है और बहुत सारी बकरियों का इससे मौत हो जाती है, तो आप PPR का रखें। PPR, चेचक और इंट्रोटॉक्सिमिया का नियमित टीकाकरण अवश्य कराएं। जैसे PPR आपको सालाना 1 बार देने की आवश्यकता होती है और 3 महीना से ऊपर के सभी बकरियों को आप दे सकते हैं। चेचक भी आपको सालाना देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इंट्रोटॉक्सिमिया की जो मैं बात कर रहा था, ये भी सालाना देने की ज़रूरत होती है। तो आप किसी भी महीना से इसको आप अपना सकते हैं और प्रत्येक टीकाकरण के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का अंतराल अवश्य रखें। और किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में खुरा चपका की परेशानी होती है तो आप इन तीनों के अलावे खुरा चपका बीमारियों का टीकाकरण को भी अपना सकते हैं। और टीकाकरण जो खुरा चपका का टीकाकरण होता है उसको 6 महीने के अंतराल में देने की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण आप उन तीनों को PPR, चेचक और जो इंट्रोटॉक्सिमिया है इसको सालाना दें और खुरा चपका से बचाव के लिए टीकाकरण आप 6 महीने के अंतराल में करें। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से और विस्तार से बताया कि कैसे आप बकरियों में
नस्ल सुधार सकते हैं और उसको क्या फ़ायदे होंगे और अंततः जो आपको लाभ होना है आर्थिक रूप से वह सुनिश्चित होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि लाह की खेती कर रहे हैं और लाह की खेती करके काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। खासकर हमारे झारखंड के किसान भाइयों को देखा जा रहा है कि लाह की खेती करके एक सफल किसान के रूप में अपने आप को खड़ा कर चुके हैं। लाह की खेती एक लाभकारी व्यवसाय कैसे बन सकता है, जो हमारे किसान भाई लाह की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी है। आप इस जानकारी को देखिए और लाभान्वित होइए। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लाह की खेती से व्यावसायिक लाभ, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है लाह अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर के शर्मा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है लाह की खेती से व्यावसायिक लाभ, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि लाह की खेती वो कैसे करें और कैसे इसका व्यावसायिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि लाह की खेती है वो मुख्यतः वृक्षों पर की जाती है और उसके लिए दो तरह के लाह के कीट होते हैं। एक को हम रंगीनी लाह कीट बोलते हैं, एक को कुसमी लाह कीट बोलते हैं, और प्रजाति के आधार पे उनके जो पोषक वृक्ष हैं वो भी अलग अलग हैं। रंगीनी जाति की खेती मुख्यतः पलाश पर होती है और साथ में बेर वृक्ष पर भी की जाती है, लेकिन जो कुसमी है उसकी खेती ज़्यादातर कुसुम वृक्ष पर, बेर पर भी की जाती है और साथ में एक छोटा पौधा है जिसको हम सेमीलता कहते हैं, उसके ऊपर भी इसकी खेती की जाती है। तो लाह की खेती करने से ज़्यादातर मुख्यतः हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है उसके अंदर किसानों को बहुत फ़ायदेमंद खेती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामान्य कृषि होती है वो वर्षा आधारित है और साल में एक ही फसल होती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर किसान साथ साथ लाह की खेती भी करेंगे तो अपनी ज़मीन से दोगुने से भी ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हमारे किसान भाई शुरुआती दौर से लाह की खेती करेंगे और किन किन सावधानियों का प्रयोग करते हो उसका वो व्यावसायिकरण कर सकते हैं? मुख्यतः जैसा मैंने बताया था कि इसके लिए हमें वृक्षों की ज़रूरत होती है। तो जो किसान भाई लाह की खेती करना चाहते हैं और जिनके पास वृक्ष हैं उनके लिए सबसे पहले उन्हें जैसे वृक्षों की देखभाल करनी होती है, उसमें उनकी काट छांट करना, उसके बाद उसके ऊपर बीहन लाख लगाने के बाद कुछ समय बाद उस पर कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना तथा उसके बाद फसल की कटाई कर लेना। ये 4 या 5 मुख्य कार्य होते हैं लाह की फसल के अंदर, और पूरे 6 महीने की फसल के अंदर उन्हें सिर्फ 15 से 20 दिन काम करने के उपरांत काफ़ी फ़ायदा होता है। और वैसे किसान भाई जिनके पास ज़मीन है लेकिन वृक्ष नहीं है उनके लिए सेमीलता का पौधा एक बहुत अच्छा पौधा है, जिस पे वो 1 साल के बाद ही लाह की खेती शुरू कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो किसान भाई व्यवसाय के तौर पे अपनाना चाहते हैं लाह की खेती के लिए, उनके लिए सेमीलता का पौधा बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में लगभग 8000 पौधे लगा के उसके ऊपर उन्हें सालाना कम से कम 3 लाख से 4 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी हो सकती है, आज की कीमत को अगर हम ध्यान में रखते हैं। इसी प्रकार से अगर वो कुसुम का पेड़ है या वृक्ष का पेड़ है या पलाश का पेड़ है, तो अगर हम 100 वृक्षों पर लाह की खेती की बात करें तो पलाश वृक्ष से लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये, बेर पर लगभग 2 से 3 लाख रुपए और कुसुम पर लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी उन्हें शुद्ध रूप से प्राप्त हो सकती है अगर वो वैज्ञानिक तरीके से लाह की खेती करें तो। डॉक्टर साहब, एक किसान जो शुरुआती दौर में लाह की खेती करना चाहता है तो वो किन सावधानियों का या किन बातों का ध्यान रखे ताकि उनको लाह की खेती करके अधिक से अधिक अपने जीवन में लाभ मिल सके? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया था कि वृक्ष के ऊपर लाह की खेती की जाती है, तो अगर आपको अच्छे खेती लेनी है तो उसके लिए आपको वृक्ष का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। स्वस्थ वृक्ष होना चाहिए। स्वस्थ वृक्ष होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो दूसरे शत्रु कीट होते हैं उनका आक्रमण नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें हमें खाद का उपयोग भी करना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य बना रहे और वो अच्छी उपज दे। उसी प्रकार से लाख कीट जब हम पेड़ के ऊपर छोड़ते हैं बीहन लाख को, तो बीहन लाख स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादातर शत्रु कीट होते हैं जो वो बीहन लाख के अंदर ही उपस्थित होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें जाली का उपयोग करके बीहन लाख को उसके ऊपर लगाना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो शत्रु कीट होंगे वो जाली के अंदर ही फंसे रह जाएंगे और लाख कीट उसमें से निकल के पेड़ के ऊपर बैठ जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि किसान भाइयों को अगर अच्छी फसल लेनी है तो उन्हें शत्रु कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव भी करना चाहिए। पहला छिड़काव बीहन लाख चढ़ाने के 1 महीने बाद और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 1 महीने बाद अगर वो करते हैं तो अच्छी फसल लेंगे और उन्हें ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। व्यावसायिकरण के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि अक्सर अभी तक जो खेती करते हैं किसान भाई वो पारंपरिक तरीके से करते हैं,
और वो बीहन लाख चढ़ाने के बाद उसके बाद सिर्फ उसकी कटाई के लिए जाते हैं, ना वो पेड़ का ख्याल रखते हैं, ना उसके ऊपर कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करते हैं। और वैज्ञानिक विधि से अगर वो खेती करते हैं तो उसका व्यवसायीकरण अच्छे ढंग से किया जा सकता है, ख़ास तौर पे उन किसानों के लिए जिनके पास वृक्ष बहुतायत में हैं या ज़मीन बहुतायत में है। तो अगर वो खेती लाख की करते हैं तो साथ ही साथ उन्हें उसका थोड़ा सा प्रसंस्करण भी अपने ही खेत पे करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें जो लाभ मिलने वाला है उसमें दुगने से भी ज़्यादा का इजाफा होगा। और साथ ही साथ एक फ़ायदा ये होगा कि कच्ची फसल को ज़्यादा दिनों तक हम घर में भंडार करके नहीं रख सकते हैं। अगर उसको प्रसंस्करण करके हम उसका दाना लाख या चोरी लाख कहते हैं जिसको, वो बना लेते हैं तो घर में 2 साल से भी ज़्यादा तक उसका भंडारण किया जा सकता है और जब उचित दाम हो तब उसको बेचा जा सकता है। साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है, इसलिए उससे मिलने वाली कीमत भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ आप जिक्र कर रहे हैं प्रसंस्करण के, तो ये कैसे होता है और किन विधियों को अपना के ये किया जाता है, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये इसके लिए ज़रूरी होता है कि संस्थान द्वारा छोटी छोटी मशीनें विकसित की गई हैं। तो जब आप प्रसंस्करण करते हैं तो उसके लिए 3 या 4 उसमें मुख्य काम करने पड़ते हैं हमें। पहला होता है कि लाख को लकड़ी से छुड़ाना, दूसरा उसको दलना, तीसरा उसका धुलाई करना और चौथा उसको सुखाना। तो लकड़ी से छुड़ाने के लिए क्रशर मशीन नाम का आविष्कार किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। उसी प्रकार उसको दलने के लिए अलग मशीन है और धुलाई के लिए अलग मशीन है। और साथ ही साथ उसमें वर्गीकरण भी किया जाता है कि अच्छी लाख को एक तरफ कर लेते हैं और उससे थोड़ा सा कम गुणवत्ता वाली लाख को अलग से कर लिया जाता है। इन 4 जो मशीनें हैं वो बिजली से भी चलती हैं और जहाँ किसानों के पास बिजली की सुविधा नहीं है वो हाथ से या पैर से भी इन मशीनों को चला सकते हैं। तो इन मशीनों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है चारों की। और जो किसान भाई लगभग 10 क्विंटल लाख पैदा करते हैं एक सीजन में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सौदा होगा कि वो लाख का प्रसंस्करण करके घर से ही उसको बेचें। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में भी वो अपने आप को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि किसानों के पास सबके पास मशीन नहीं होती हैं और कुछ किसान कम मात्रा में भी लाख पैदा करते हैं तो वो प्रसंस्करण के लिए मशीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में गांव में ही किसी एक व्यक्ति के पास अगर ये मशीनें हैं तो वो बाकी किसानों से भी लाख को लेके उसका प्रसंस्करण करके और उनको वापस लौटा सकता है। इसके बदले में वो थोड़ा सा पर किलो के हिसाब से उनसे कुछ पैसा ले सकता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। लाह की खेती करके आप अपने जीवन स्तर को ऊंची स्तर पर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। जाते जाते हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप खेत में अगर काम कर रहे हैं, अगर 4 आदमी के बीच में हैं तो मास्क जरूर लगाएं और अभी भी सैनिटाइजर का प्रयोग करें। नमस्कार।